तो इसमें देखो आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना इकोलॉजी में। तो जो पूरे अर्थ पर कंप्लीट जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, दे आर कलेक्टिवली नोन एज बायोस्फेयर। क्या कहलाते हैं वो? बायोस्फेयर है, ठीक है। यानी उस अर्थ पर रहने वाले सारे लिविंग थिंग्स। उसके बाद उस बायोस्फेयर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बायोलॉजिकल, ऐसे छोटे छोटे एरियाज, एक जगह होती है पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमारा सिटी हो सकता है, शहर हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, सी वाटर हो सकता है, पर्टिकुलर छोटा सा एरिया हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। अगर उनको हम स्टडी करें तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं हम उसे? इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली जो पर्टिकुलर एक जैसी स्पीसीज हैं, सेम स्पीसीज हैं, और उस सेम स्पीसीज एक दूसरे से वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या दें, ऑफस्प्रिंग दें, उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। और सेम कम्युनिटी जो होती है वो पॉपुलेशन कहलाती हैं, ठीक है। उस पॉपुलेशन के बाद में क्या आता है, उस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बनी होती है सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म की बनी होती है, तो उन्हें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो कम्युनिटी या पॉपुलेशन का एक यूनिट होता है, ठीक है, जैसे ये वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस इकोसिस्टम में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे लोअर यूनिट कौन सी हो गई? इकोसिस्टम की सबसे लोअर यूनिट हो गई ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल यूनिट है वो। कौन सी यूनिट है? बायोलॉजिकल, या फिर हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, यानी माइक्रोब पूरा ग्रुप आ जाता है उसके अंदर, या फिर वो एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ठीक है। प्लस अबायोटिक कंपोनेंट, जो उस इकोसिस्टम में रहने वाला अबायोटिक कंपोनेंट है, प्लस दूसरे एनिमल के साथ वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, किस तरीके से उनके साथ एडेप्टेबल है, उन सब के हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करेंगे वापस से। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे लोअर लेवल में क्या आ गया? ऑर्गेनिज्म आ गया, फिर पॉपुलेशन आ गया, सेम टाइप ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी बनाते हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज के जो ग्रुप होते हैं एक साथ कंबाइंड रहते हैं और बनाते हैं बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और वो कलेक्टिवली कहलाते हैं इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम कंबाइन होते हैं, बनाते हैं बायोस्फीयर। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, annual variation in intensity and duration of temperature and precipitate are responsible for formation of major biome। अब बायोम वर्ड की बात हमने कल की थी कि व्हाट इज द बायोम, ठीक है। तो बायोम क्या है? लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर एरिया में, इकोसिस्टम में रहने वाला लिविंग थिंग्स पर्टिकुलर एरिया के कलेक्टिवली नोन एज बायोम। क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली नोन एज बायोम। अब जो बायोम है वो क्या है? वो डिफरेंट टाइप के बायोम, छोटे बड़े कितने भी हो सकते हैं, यानी लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, कम भी हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहाँ मतलब मेजर हमारे पर्टिकुलर अगर बात करें पूरे कंप्लीट अर्थ पर, तो 6 टाइप के बायोम हो सकते हैं, ठीक है, छोटे बड़े। तो आर्टिक एंड आल्पाइन टुंड्रा, उसके बाद कॉन्फेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो डेजर्ट में, अब मुझे ये बताओ सबसे छोटा बायोम कौन सा होगा इनमें से? बायोम का मतलब ऐसा, मतलब बट इकोसिस्टम का वो पार्ट जिसमें सबसे मतलब कंपोनेंट, सबसे कम बायोटिक कंपोनेंट होंगे, कौन सा होगा वो? ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट होगा। डेजर्ट। हाँ, वो डेजर्ट होगा वो, सही आंसर है। और सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के पास होंगे। सबसे ज्यादा बड़ा बायोम ये वाला होगा। कल बताया था, ये सब ग्राफ ग्राफ में था। नेक्स्ट, आई होप तुम्हें समझ में आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग जो कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिस्कशन करेंगे, और उनकी डेफिनेशन है जो तुम्हें लर्न करनी है, समझने को डाउट हो जिस क्लास में। सबसे पहला टर्म्स क्या है? अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? द मोस्ट इंपोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स आर एनवार ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या है वो? नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। वो मेजर कौन कौन से हैं? वो 4 हैं। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, एंड सॉइल है, ठीक है।
अब बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर का मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। वो बायोटिक फैक्टर होंगे पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कंपिटेटर। अब ये पैरासाइट क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, माइक्रोब्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कलेक्टिवली कहलाएंगे पैथोजन, पैरासाइट। इनके सभी डेफिनेशन जो आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो अबायोटिक फैक्टर है, वो उसका क्या रोल है और क्या काम करता है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गवर्न बाय द टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर में से ये एक है टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल के लिए जो टेम्परेचर, अगर किसी एरिया में टेम्परेचर क्या रह रहा है, कम फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाएगी, फास्ट होगी। क्योंकि जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, उसका टेम्परेचर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तुम्हें पता हो तो गर्मी के अंदर हम हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे जो एंजाइम्स है वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। और बहुत ही अगर कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही कोल्ड हो गया है, उसमें फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द एंजाइम वर्क, डाइजेशन ऑफ फूड, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ज्यादा होंगे, उससे कम होंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इजीली अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर जो है एक मेजर फैक्टर में से है, जो बायोटिक फैक्टर पे क्या करेगा, अपना क्या डालेगा वो, इफेक्ट डालेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसे कंट्रोल करेगा। बायोटिक फैक्टर को ये कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर का रोल बहुत ही बड़ा होता है, और ये एक अबायोटिक फैक्टर और मेजर फैक्टर है। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। मैंने तुम्हें कहा था काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होता है, कि जो एंजाइम वर्क करता है, काम करता है एंजाइम, उसकी जो स्टेप, उसका जो वर्क फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ जो फूड कर रहा है, वो फास्ट करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसका फंक्शन स्लो हो जाएगा, एंजाइम वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक्स का मतलब होता है उसकी स्पीड स्लो डाउन कर देगा। कम होगा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से कम होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ज्यादा होगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ज्यादा हाई हो गए तो एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो फिर फंक्शन होगा ही नहीं। जैसे एसिडिटी होती है, कई बार ये वॉमिटिंग वगैरह होती है लोगों को, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसमें डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है उसको इफेक्ट करता है ये। अदर फिजियोलॉजिकल एक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, और भी अदर जो फंक्शन है उनको भी क्या करता है, जैसे प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का फंक्शन भी इतना अच्छा नहीं कर पाता है। जब मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म के अदर ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो एक मेजर टेम्परेचर एक मेजर अबायोटिक फैक्टर है, जो लिविंग थिंग्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं यूरीथर्मल, और दूसरा बोलते हैं स्टेनोथर्मल। दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एनिमल या लिविंग थिंग्स के ग्रुप है। ए फ्यू ऑर्गेनिज्म विच कैन टोलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, यानी एक लॉन्ग रेंज को टोलरेट करके वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लॉन्ग रेंज के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, तो मोस्ट एडेप्टेबल होंगे, आई थिंक सो। तो मतलब उनकी पॉपुलेशन भी अच्छे से रहेगी, प्लस वो ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड में नहीं जाएंगे। क्योंकि टेम्परेचर में अगर किसी भी अगर हम प्लेस चेंज भी कर दें, इकोसिस्टम चेंज भी कर दें, तो ऐसे एनिमल्स या लिविंग थिंग्स क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर के अंदर क्या है, लॉन्ग रेंज के टेम्परेचर में वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे और आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर स्टीनो थर्मल है, ऐसे लिविंग थिंग्स जो शॉर्ट रेंज में सर्वाइव करते हैं, यानी अगर वो ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कम टेम्परेचर हो जाए, उनको जितना टेम्परेचर चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो दे विल गेट डेड, वो मर जाएंगे उस टेम्परेचर के जो डिफरेंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दे विल लिव ऑन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पर जो है वो वाटर है। अब हम लोग कहते हैं कि जल है तो जीवन है, यानी लाइफ टोटली डिपेंड ऑन वाटर एंड एयर, ठीक है। टेम्परेचर तो फैक्टर है, अब वाटर क्या है, इंपोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस कैरी आउट इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, यानी इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। और जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो वाटर में ही कैरी आउट होती है। विदाउट वाटर लाइफ कांट एग्जिस्ट, जैसे एयर के बिना भी नहीं हो सकता, वाटर के बिना भी पॉसिबल नहीं है। तो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द वाटर, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी रहेगी, लिविंग थिंग्स की पॉपुलेशन प्लस लिविंग थिंग्स का जो मेटाबॉलिज्म प्लस लिविंग थिंग्स की ग्रोथ है, बाकी सब चीजें भी बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपोजिशन, पीएच, सैलिनिटी, टेम्परेचर ऑफ वाटर आर इंपोर्टेंट। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं, वो जो पानी में रहते हैं, वाटर में, जैसे फिश रहती है, फिशेज है, ठीक है, और भी एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर उनको वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो टोलरेट नहीं कर पाएंगे बढ़े हुए टेम्परेचर को। प्लस अगर वहाँ का पीएच ज्यादा हो गया तो भी वो एक्वाटिक एनिमल उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ स्टेबल चाहिए, बैलेंस्ड कंडीशन में चाहिए, जिसके अंदर हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एडेप्टेबल हो और आराम से अपनी लाइफ निकाल सकता है, ठीक है। तो वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में से है। फिर यूरी हेलाइन, हेलाइन वर्ड जो है वो हेलाइट से आया है, हेलोजन से आया है। मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जो हेलाइट्स हैं, जितने ज्यादा हेलोजन्स होंगे उतना सेलाइन होगा, यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें अगर हेलोजन ज्यादा होंगे तो वो वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। जैसे सी वाटर है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा हेलोजन्स होते हैं जिस कारण से वो सॉल्टी होता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी, यानी बहुत ज्यादा बेसिक वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरोहेलाइन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और एक होता है स्टेनोहेलाइन, तो ये अगर नैरो रेंज के जो डिफरेंस को हैंडल कर पा सकते हैं। अगर ज्यादा बेसिक नेचर का आ गया, ज्यादा सेलाइन आ गया, ज्यादा सॉल्टी वाटर आ गया, उसमें अंदर अगर हमने इन ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को अगर हमने ऐड उसमें रख दिया तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी शॉर्ट रेंज के अंदर ही सर्वाइव करते हैं सेलिनिटी की, ठीक है। उसे बोलते हैं स्टेनोहेलाइट्स। लाइट, लाइट एक अनदर फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट इज ए इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर बिकॉज ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर इट्स फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब लाइट की इंटेंसिटी जिस एरिया में कम होगी वहां पर फोटोसिंथेसिस कम होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही जरूरी है लिविंग थिंग्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब है साइयोफाइट्स। साइयोफाइट्स क्या होते हैं? इन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, या व्हाट इज द अबायोटिक फैक्टर and how the abiotic factor affect the biotic factor with reference to light, temperature and water। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। स्मॉल हर्बीवोरस प्लांट, छोटे हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सम shrubs live under the canopy forest trees are adaptable to photosynthesis under very low light intensity, ठीक है। these are called साइयोफाइट्स, ठीक है ना, यानी ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है ना, और वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं साइयोफाइट्स। एनिमल्स, animals use the seasonal variation in the light intensity and photoperiods as a cues for timing of forage and reproduction and migration। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स होती है, जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, तुम्हें पता है हमारे यहाँ राजस्थान में आते हैं, तो उस एरिया में बहुत ही दूर से आते हैं, बहुत ज्यादा दूर से आते हैं वो। तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, साइबेरिया से आने वाले बर्ड के वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे जो राजस्थान के पर्टिकुलर एरिया में आ जाता है, इस तरफ आते हैं। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, उस समय क्या होता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर वो क्या देते हैं, एग देते हैं और उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फ्लाई के जैसे होते, फ्लाई कर सकते हैं वो, बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है वापस अपने यहाँ पे आ जाते हैं, तो माइग्रेशन होता है ये, ठीक है ना। तो ये अपने को एडेप्टेबल करने के लिए दे आर कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। सीजनल माइग्रेशन है ये, यानी सीजन की वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनिमल्स क्या है, पर्टिकुलर सीजन के अंदर माइग्रेट भी होते हैं। The distribution of red, green, brown algae of different depth of the water depend on the light। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, ध्यान रखना कि जो एल्गी होते हैं, ठीक है ना, एल्गी क्या होते हैं तुम्हें पता ही है, एक तरह से एल्गी जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना, ये भी ऑटोट्रॉप से होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी ग्रुप में रह सकते हैं, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो वाटर में रहते हैं तो ये कितने डेप्थ में रह सकते हैं, कितनी गहराई में रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो रेड एल्गी जो होते हैं दे कैन लिव इन वेरी डीप वाटर,
यानी समुद्र के बहुत ही गहराई तक ये रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। जो रेड रेड एल्गी होते हैं, ठीक है ना, और ब्राउन होंगे वो ज्यादा डेप्थ में नहीं रहेंगे, वो अपर में ही रहेंगे, मिडल में रह सकते हैं। सॉइल, सॉइल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। किसके लिए? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन वाले एरिया जहां पर लिविंग थिंग्स रहते हैं ऑन द सरफेस, सॉइल पर। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस। अब देखो जहाँ अच्छी बारिश होती है, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता है, वहाँ ह्यूमिड सॉइल होगी, प्लस वहाँ पर प्लांट ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी वो, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो करेंगे। The physical and chemical property of soil determine the type of the plant that can grow in the particular habitat। वो डिपेंड करेगा किस टाइप की सॉइल है। अगर सॉइल अच्छी है तो ही अच्छे या बड़े प्लांट है जो ग्रो करेंगे। अगर सॉइल का कम फर्टाइल है तो बड़े प्लांट वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, छोटे से प्लांट ही करेंगे। जैसे डेजर्ट के अंदर इतनी फर्टाइल नहीं होती सॉइल, वो क्या होती है, बिल्कुल अम, अम, कम फर्टाइल होती है, जिस कारण से वहां पर इतना ज्यादा, और उसमें ह्यूमिडिटी भी कम होती है, फर्टिलिटी भी कम होती है, वाटर मॉइस्चर भी नहीं होता है, तो कैसे ग्रो करेंगे प्लांट। द characteristics of bottom sediment of aquatic environment determine the type of benthic animals that can live there। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट। देखो अभी तक हमने जो बात की थी वो थी अबायोटिक फैक्टर के लिए। किसके लिए डिस्कशन किया था हमने? वी डिस्कस अबाउट द अबायोटिक फैक्टर, हाउ द अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक फैक्टर, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द अबायोटिक फैक्टर, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे और किस टाइप से वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट यानी अबायोटिक फैक्टर। क्लियर हो गया? यानी हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कशन किया भाई, अबायोटिक फैक्टर है वो किस तरीके से बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब जो ये बायोटिक फैक्टर है वो खुद को किस तरह से अडेप्टेबल करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले रेगुलेशन। ऑर्गेनिज्म मेंटेन द होम्योस्टेटिस इन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब क्या होता है, क्या जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, और वो एक शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम सर्वाइव करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर अप और डाउन के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा बॉडी एक रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, ठीक है, वो रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। वो हम वो पता ही है हम सबको, ठीक है ना। और ऑस्मोटिक रेगुलेशन कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करके रखता है। यानी लॉन्ग टाइम तक हम हमारे हैंड से वाटर में रखेंगे तो तुम्हें पता है स्किन है जो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एकदम से व्हाइटिश हो जाएगी स्किन, उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा जो स्किन के थ्रू अंदर चला जाएगा टिश्यूज के अंदर। कॉन्फॉर्मेशन, मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स प्लांट कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच एनिमल्स प्लांट आर सिंपली कॉल्ड कॉन्फॉर्मर, ठीक है, यानी ऐसे हैं एनिमल्स और प्लांट जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, तो लगभग नहीं रख पाते हैं, उनको तो खुद को धीरे धीरे मेंटेन करना होता है, तो ऐसे होते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्फॉर्मर। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एम्बिडेंट टेम्परेचर। In aquatic animals, osmotic concentration of the body fluid varies with the ambient water osmotic concentration। एम्बिडेंट का मतलब होता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज होती रहती है, यानी अप और डाउन होता रहता है कंसंट्रेशन में, और एक्वाटिक एनिमल उसको मैनेज कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये ध्यान रखना है, यानी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है मेंटेन करने में। हीट इज लॉस एंड गेन फंक्शन ऑन द सरफेस एरिया, यानी हमारे बॉडी के सरफेस एरिया से ही ये रेगुलेट हो सकता है और कोई दूसरा पोर्शन नहीं है। स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन ए पोलर रीजन। छोटे एनिमल्स तुम्हें पता हो तो पोलर रीजन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते, सस्टेन वहां के उनके लाइफ जो है मेंटेन नहीं कर पाती, या फिर वो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, एडेप्टेबल नहीं बना पाते हैं, सिर्फ लार्जर एनिमल ही वहां एडेप्टेबल होते हैं। माइग्रेशन, व्हाट इज द माइग्रेशन? अभी थोड़ी देर पहले हमने माइग्रेशन वर्ड की बारे में डिस्कशन किया था। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द
स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन जो अब उनके लिए फेवरेबल नहीं रही है। वो टेम्परेचर हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वहां पे ऐसे फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, जो फैक्टर उन फैक्टर के अंदर अब वो लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकते, सस्टेन मतलब अडेप्ट नहीं हो सकते वहां पर, वो खुद को मेंटेन नहीं रख सकते अपने बॉडी को, और वहां रहना उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को शॉर्ट पीरियड के लिए छोड़ देंगे और कुछ ऐसी जगह पर चले जाएंगे, हैबिटेट का मतलब रहवास या फिर जगह, ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होगा और वहां वो कुछ टाइम के लिए आराम से रह सकते हैं। और जब वहां पर भी टेम्परेचर और दूसरे जो फैक्टर है वो फेवरेबल नहीं रहेंगे, तो दे कम बैक टू देयर रियल हैबिटेट, वो सच में वापस अपनी रियल जगह पर आ जाएंगे। दिस इज नोन एज ए माइग्रेशन। सस्पेंशन, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट माइग्रेट। अब सस्पेंशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड एंड इट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, और सस्पेंशन जो है डिफरेंट टाइप का होता है, हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन होता है, टाइपोज होता है। हाइबरनेशन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो भी टर्म्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन होगा। जो मैंने तुम्हें टर्म समझाए उनको अपने नोटबुक में आप नोट कर लेना, ठीक है, और समझ लेना आराम से। और कल की क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, और कल की क्लास तो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इन सब टर्म्स प्लस इनके टर्म्स की डेफिनेशन और इनके कंसेप्ट को समझेंगे, प्लस एग्जाम्पल्स को भी हम समझेंगे कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पल जो हमें यूज लेने, कई बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उन सब का हम डिस्कशन नेक्स्ट